हेलो गाइस, मोहब्बत की दास्तां चैप्टर 15। मेरा बच्चा कहाँ है? अब आगे अवनी अपने नम आंखों से बोली, तुम जानवर हो अर्नब। मैं जिस इंसान से शादी की थी वो मुझसे प्यार करता था और आज जिससे मिल रही हूँ वो जल्लाद बन चुका है। अवनी यह कह वहाँ से गुस्से और नम आंखों से छिपाते हुए निकल गई। अर्नब बिल्कुल शांत था, लेकिन दर्द उसके दिल में भी हो रहा था। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि असल में अर्नब है कौन। क्या सच में वो बस एक बिजनेस टाइकून था या और कुछ भी उसकी ज़िंदगी में जो अवनी कभी नहीं जानती थी। अवनी अपने फ्लैट में जाके बेड पर लेट गई और बेसुध होके ऊपर दीवार को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक भी आवाज़ नहीं थी। खामोश आंखों से वो बस ऊपर की तरफ देखे जा रही थी। निधि अपने जॉब से अवनी के फ्लैट में आई। जब से अवनी अपने फ्लैट में आई थी, निधि उसके साथ ही रह रही थी। निधि अवनी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। निधि अंदर आई और बैग को रखते हुए अवनी के पास गई और बोली, क्या हुआ अवनी, तू ऐसे क्यों रो रही है? तुझे कहीं पेन हो रहा है क्या? अवनी बेसुध हुए ऊपर देखते हुए बोली, तकलीफ़ तो हो रही है, यहाँ हो रही है तकलीफ़। अवनी ने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अवनी ने आगे कहा, निधि ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ कोई तकलीफ़ ना हो? निधि उससे ऐसे बेसुदगी से बातें करते देख बोली, तेरा बच्चा है, तू अकेली थोड़ी है, तेरी फैमिली है ऑस्ट्रेलिया में और हम हैं ना, तेरे बच्चा और मैं। अवनी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, क्या मुंह लेके जाऊंगी उनके पास? क्या बोलूँगी मैं? आपकी अवनी प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बच्चे के बाप ने डाइवोर्स दे के छोड़ दिया है मुझे। अवनी फिर अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया, मैं यहीं रहूंगी और अपने बच्चे को बड़ा करूंगी। तू साथ देगी ना निधि? निधि अवनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू रोना बंद कर और स्ट्रांग बन। मैं नहीं चाहती कि मेरा चुटकू बड़ा होके ये बोले कि मेरी माँ वीक है। अवनी ये सुन के स्माइल कर दी और बोली, ना उसकी माँ वीक है और ना मेरा बच्चा वीक होगा। मैं उससे दुनिया की सारी खुशी दूंगी। ऐसे ही हंसते खिलते पल में 3 महीने बीत गए। अवनी अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो धीरे धीरे खुद को उस समय से बाहर निकाल रही थी और उसकी वजह उसका बच्चा था। उसे एक माँ वाली फीलिंग आ रही थी। जब निधि अपने जॉब पर जाती तो अवनी अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करती, उससे सब बताती और अवनी एक नई डिश बनाती। अवनी अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाने लगी थी। अवनी पूरे दिन खाना बनाती और वीडियो गेम खेलती या ब्लॉग बनाती खुद के साथ। अवनी ये सारे पल कैप्चर कर लेना चाहती थी। अवनी इन 3 महीनों में कहीं भी बाहर नहीं गई थी। वो बस गार्डन में टहल लेती या घर पर काम करके टाइम पास कर लेती और बाहर का सामान जॉब से आते वक्त निधि ले आती, जिससे अवनी को कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। अवनी को अब बाहर जाने का मन कर रहा था। अवनी ने निधि को कॉल किया और कहा, निधि यार, तुझे बाहर जाना है, अब उग गई हूँ घर में रहकर, प्लीज़ यार बाहर जाने दे। निधि ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तू प्रॉमिस कर तू अपना ध्यान रखेगी। अवनी ने कहा, आई प्रॉमिस। अब जाऊँ ना? निधि ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान से। अवनी ने कार की चाबी ली और कार स्टार्ट कर दी। अवनी आराम से चल फिर सकती थी क्योंकि उसका पेट हल्का सा निकला था और वह उसमें कंफर्टेबली थी। अवनी शॉपिंग के लिए निकल गई। अवनी ने मॉल के सामने अपनी कार रोकी और बाहर निकल गई। अवनी अंदर गई और ड्रेस लेने लगी। आज उसने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, लेकिन अवनी को कहाँ पता था कि उसका निकलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अवनी ने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चे से बोली, देखा बेबी, मैंने अपने लिए और आपके लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। मॉम बेस्ट है ना, सच बताना। यह कह के अवनी कार में बैठ गई और कार को स्टार्ट कर दिया। अवनी ने सोचा कि रोड से अगर वो जाएगी तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा और जाम भी लगेगा,
इसलिए उसने शॉर्टकट गली ले ली और वहाँ से जाने लगी। अवनी एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ी थी और एक हाथ से निधि कॉल मिला रही थी। निधि ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। अवनी ने पूछा, घर आ गई क्या? निधि बोली, हाँ, और तू कहाँ है? अवनी बोली, मैं बस आ रही हूँ, कार में हूँ। लेकिन तभी एक आवाज़ निधि के फ़ोन में गूंज गई। निधि को एहसास हो गया कि अवनी का एक्सीडेंट हुआ है। निधि चिल्लाते हुए बोली, हेलो हेलो अवनी, हेलो, कुछ बोल अवनी। इधर घबराते हुए फ्लैट से निकली और अवनी के कार को ट्रेस करने लगी। उसने पुलिस स्टेशन में भी कॉल कर दिया था। निधि उस लोकेशन में पहुंची तो देखा कि एक कार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और किसी का एक हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था। निधि उधर गई और अवनी को देख, जो खून से लथपथ थी, निधि वहीं शॉक में आ गई। निधि अवनी को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें इतना दम था ही नहीं जो वो निकाल सके, और आसपास भी कोई नहीं था। वो एक सुनसान गली थी। आसपास कोई नहीं था। वहाँ एक सुनसान गली थी। आसपास थोड़ी देर में पुलिस आ पहुँची। पुलिस वहाँ आके सबसे पहले अवनी को निकाली। उसके बाद अवनी को हॉस्पिटल ले जाया गया और अवनी को ओटी में शिफ्ट किया गया। निधि बेहद ज़्यादा डरी हुई थी। निधि बार बार इधर उधर चक्कर लगाई जा रही थी टेंशन के मारे। 4 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से निकले और पुलिस और निधि के पास जाके बोले, देखिए, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उन्हें इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, वह अभी ठीक है, उन्हें कल तक होश आ जाएगा, लेकिन सॉरी, हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और निधि वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि ये सारी बातें वो अवनी को कैसे बताएगी। अवनी को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया और पूरी रात निधि अवनी के वार्ड में बैठी रही। सुबह 4 बजे जब निधि की आंखें भी बंद होने लगी तो वह भी बैठे बैठे ही सर टिकाए सो गई। सुबह 11 बजे अवनी की आंखें खुली। उसने देखा कि वह कहीं और थी। ये उसका रूम नहीं था और जब उसने हाथों को उठाने की कोशिश की तो उसे दर्द हुआ। जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसके हाथों में सिलाइन की पाइप लगी हुई थी। अवनी ने जब दूसरी तरफ सर घुमाया तो देखा निधि बैठी हुई है, सर टिकाए सो रही थी। अवनी को अब सब याद आने लगा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी, जिससे निधि की आंखें खुल गई और उसने देखा कि अवनी उठ गई है। तो निधि अवनी से बोली, तू ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अवनी ने नम आंखों से कहा, मेरा बच्चा। ये सुनकर निधि एकदम से चुप हो गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे अवनी से। अवनी ने दूसरे हाथों से निधि की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, मेरा बच्चा। निधि, वो ठीक है ना? उससे कुछ नहीं हुआ ना? निधि को ना चाहते हुए भी सच कहना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाद में जाके उसे कोई और प्रॉब्लम हो। अवनी को बाद में चलकर वैसे भी पता चल ही जाता। निधि ने कहा, देख अवनी, तू बिल्कुल ठीक है। तू दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा है तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अवनी रोते हुए बोली, हाँ, मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, लेकिन क्या वो अर्नब का बच्चा होगा? अर्नब मुझे अब कभी नहीं अपनाएगा। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों? निधि की भी आंखों से आंसू आ गए थे। उसने अवनी को संभालते हुए कहा, देख अवनी, मैं जानती हूँ तुझ पे क्या बीत रही होगी, लेकिन हर किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तुझे भी बढ़ना होगा। तू 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया चल जाएगी, इंडिया से दूर, जिससे तुझे ज़्यादा सब याद भी नहीं आएगा, और तुझे फ़िलहाल फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। अवनी घबराते हुए बोली, नहीं, मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उनकी ये सब में कोई गलती नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। निधि भरोसा दिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। 4 दिन बाद अवनी को घर में लाया गया और निधि ने पूरी कोशिश की कि अवनी सब कुछ भूल जाए, लेकिन अवनी कुछ नहीं भूलना चाहती थी। उसके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही निधि
की देखभाल और घर पर रहते रहते 1 महीना बीत गए। अवनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी खबर पहुंचा दी गई है कि अवनी घर लौट रही है, जिससे सुनकर रोहित जी और प्रकाश जी बेहद खुश थे। रोहन उसी वक्त हॉस्टल में था। वो आधा दिन हॉस्टल में और आधा दिन अपने घर रहता था। अवनी भी बैग पैक कर ली थी। अवनी निधि से बोली, अगर तू मेरे साथ ना होती तो पता नहीं मैं कैसे सब मैनेज करती। आज मैं जैसे भी हूँ सब तेरी वजह से हूँ। तुझे जैसे बेस्ट फ्रेंड पाके मैं सच में बहुत खुश हूँ। अपना ससुराल छोड़कर अपने दोस्त के साथ रहना सबकी बस की बात नहीं होती। निधि की आंखें भर आई थी। उसने स्माइल करते हुए कहा, और तूने जो मेरे लिए उस वक्त किया था वो भी सबके बस की बात नहीं होती है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। निधि ने आगे कहा, और हाँ, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। अवनी भी उदास मुस्कान के साथ बोली, सेम टू यू। अवनी इन 1 महीने में मुस्कुराना भूल चुकी थी। वह अब पहले जैसे नहीं रही। हंसते खिलते पागलों जैसी हरकत करती। वो अब ज़िंदगी में अकेला महसूस करने लगी थी। अवनी अपने फ्लैट से निकल गई और कार से एयरपोर्ट चली गई। वह अब कार नहीं चलाती थी। उसे अब डर लगता था। वह जब भी कार चलाने जाती तो उसे वह दिन याद आ जाते जिसे वह कांप जाती। ड्राइवर ने एयरपोर्ट के सामने कार रोकी और अवनी अंदर चली गई। चैप्टर 16 अर्नब छिपे राज का सच। अब आगे अवनी ने अनाउंसमेंट सुनी और अपने लगेज बैग लेके अंदर चली गई। अवनी फ्लाइट में बैठी थी और सब कुछ सोच रही थी। आज उसका इस जगह में आखिरी दिन था। वो हमेशा के लिए जा रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क के उसके गाल में आ गए। वो आगे सबसे ज़्यादा कुछ मिस करेगी तो अपने बच्चे को, जिसे वो यहाँ खो दी, और दूसरा अर्नब के साथ बिताए वह पल। वह चाह के भी कुछ भुला नहीं पा रही थी। एक वक्त था जब अवनी खुद यहाँ से दूर जाना चाहती थी और अब वह मजबूरी में जा रही थी। प्रेजेंट अपने अपने ख्यालों से बाहर आई। अवनी ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे। फिर वो उठी और अपने नई फ्लैट के लिए निकली। अवनी का पुराना फ्लैट जो 3 साल पहले यूज़ करती थी उसे अवनी ने छोड़ दिया था। अवनी को अब उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं पता था। शायद निधि ने ताला मार दिया था। अवनी अपने नए फ्लैट जिसे प्रकाश जी ने खरीदा था उसमें वो रह रही थी। अवनी कार ड्राइव करते हुए घर चली गई। वह दूसरी तरफ अर्नब अपने मल्होत्रा मैंसन के बार सेंटर पर लगातार पिए जा रहा था। अर्नब मदहोशी की हालत में बड़बड़ाए जा रहा था। आज भी तुम अभिनव को नहीं भूल पाई जिसके लिए मैंने उस लड़की को मार दिया। अर्नब सोचते हुए उस पल में चला गया। फ्लैशबैक 3 साल पहले जब अवनी अर्नब से मिलने आई थी और अर्नब ने अवनी के साथ बदसलूकी की थी, तब अवनी वहाँ से गुस्से से निकल गई थी। अब आगे अर्नब बिल्कुल शांत था, लेकिन दर्द उसके दिल में हो रहा था। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि असल में अर्नब है कौन। क्या सच में वह बस एक बिजनेस टाइकून था या और कुछ भी था उसकी ज़िंदगी में जो अवनी कभी नहीं जानती थी। अर्नब अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में गया और जीविका को देखा जो कोई बुक को ध्यान से पढ़ रही थी। जब जीविका ने देखा कि अर्नब आ चुका है तो वो सोफे से उठी और अर्नब के गले से लग गई। अर्नब का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। जीविका गले लगे हुए बोली, अर्नब यार, तुम अपनी एक्स वाइफ को क्यों नहीं देते कि तुम्हारा पीछा छोड़ दे। जीविका को ऐसा लगता था कि अर्नब ने अवनी को डिवोर्स दिया है, इसलिए वह सोचती थी कि अर्नब के दिल में अवनी नहीं है। अर्नब ने जीविका की बाजू को कस कर पकड़ा और उसे खुद से अलग करके ढकेल दिया, जिससे जीविका सोफे के ऊपर जा गिरी। अर्नब के चेहरे पे अब भयानक एक्सप्रेशन था जिसे कोई भी देख ले तो डर जाए। अर्नब आगे बढ़ा और जीविका की गर्दन को पकड़ लिया और
गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को कुछ कहने की? अगर मेरी बीवी तुमसे थोड़ा सा भी हर्ट हुआ है तो सॉरी मिस जीविका, तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अवनी की बेइज्जती नहीं। ये कहकर अर्नव ने जीविका को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। जीविका किसी तरह गले से आवाज़ निकालकर दो ही शब्द कह रही थी, हेल्प मी हेल्प मी। अर्नव जीविका को छोड़ दिया और वो जाके सोफे पर गिरी। अर्नव ने गन निकाली और कहा, सॉरी मिस जीविका, लेकिन तुमने मेरी जान को हट कर दिया है। जितना ही शांत दिखता हूँ मैं, अंदर से उतना ही खूंखार हूँ तुम जैसे लोगों के लिए। जीविका जान की भीख मांगते हुए बोली, प्लीज़ अर्नव, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे जाने दो प्लीज़। मैं तुम्हें जाने दूँ? ठीक है रही कर देता हूँ। ये कहकर अर्नव ने गन चला दी। गन की गोली सीधे जाके जीविका के सर पर लगी। अर्नव ने अधमरी जीविका से कहा, मुझे मासूम समझने की गलती मत करना। मुझे पता है कि तुम्हें किसने भेजा था। ये कहकर अर्नव उस रूम से निकल गया और नीचे जाके एक सर्वेंट से बोला, उस रूम को क्लीन कर दो, एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। ये कर अर्नव बाहर चला गया। कुछ बातें थी जो कोई नहीं जानता था सिवाय अर्नव के। अर्नव सीक्रेट एजेंट का लीडर था जिससे कितने लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी ने भी अर्नव का चेहरा नहीं देखा था। अर्नव के दुश्मन ने ही जीविका को भेजा था, ये पता करने की क्या वही है सीक्रेट एजेंट का लीडर। अर्नव ने जीविका को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो दुश्मन की तरफ से आई थी, बल्कि इसलिए मारा था क्योंकि जीविका ने अवनी की इंसल्ट की थी और अर्नव कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसकी वाइफ की इंसल्ट करे। प्रेजेंट सुबह के 8 बजे अवनी कैबिन में प्रोजेक्ट को लेके डिस्कशन कर रही थी एक वर्कर से। तभी अर्नव कैबिन में एंट्री करता है। वह वर्कर खड़े होकर अर्नव को गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर वह अपने काम में लग जाता है। अवनी बैठी अपना काम किए जा रही थी। अर्नव की नज़र सिर्फ अवनी की झुकी नज़रों पर थी। अर्नव को वो सब याद आने लगा था जब उसने कल देखा था। अर्नव की मुट्ठियाँ कसने लगी थी। अवनी बात करते हुए उस वर्कर से काफ़ी फ्रैंक हो गई थी और उसके कंधे पर अपना हाथ थपथपाते हुए बोल रही थी। अर्नव को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्नव ने उस वर्कर को जाने को कह के खुद अपना काम करने लगा। अवनी गुस्से से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे उस वर्कर से काम था, आपने उससे जाने को क्यों कहा? अर्नव लैपटॉप में देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, आई डोंट केयर। अवनी इसे कुछ पहले कुछ कह पाती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। अवनी ने फ़ोन उठाया और कहा, देखो मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। दूसरी तरफ से रोहन बोला, यार दीदी, काम तो ठीक है, लेकिन डैड का कॉल आया था, वो फिर से आपकी शादी का टॉपिक लेके बैठ गए हैं। अवनी ने एक नज़र अर्नव को देखा जो अपने काम कर रहा था। फिर उसने रोहन से कहा, तुम जानते हो ना मैं अभी शादी नहीं कर सकती, तुम प्लीज़ समझा दो। अवनी ने धीरे से ये बात कही थी, लेकिन अर्नव ने सुन लिया। उसे लग रहा था कि अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है जिससे वो बात कर रही है। ये सुन के अर्नव की नसें चिर रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। अवनी ने फ़ोन रख दिया था और उसे याद आया कि वह क्या बात कर रही थी। फिर से इससे पहले कुछ बोल पाती, अर्नव उठा और अवनी की तरफ बढ़ने लगा। अवनी काम करने का दिखावा करने लगी। अर्नव उसके अपोजिट वाले चेयर पर बैठते हुए, कल हम मल्होत्रा वाले प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैंने तुझसे पूछा नहीं है, बता रहा हूँ, इट्स माय ऑर्डर। ये बोल के वो उठा और अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए निकल गया कैबिन से। लेकिन अवनी कहीं से भी दरी या सहमी हुई नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उससे ये सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अवनी उठी और कैंटीन की तरफ चली गई। कैंटीन में जाते वक्त अवनी किसी से टकरा गई। अवनी ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो वह वैशाली थी। ये देखकर अवनी का दिल बार बार टूटे जा रहा था। वो यह
बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अर्नब की एक बेटी है। सॉरी अरे कोई बात नहीं वैशाली। वैसे आप कहाँ जा रही हो? अवनी हिचकिचाते हुए बोली। मैं कैंटीन जा रही थी। अवनी वहाँ से बचते बचाते निकलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उससे वह नज़र भी मिलाए। तभी अर्नब वहाँ से जा ही रहा था कि उसने देखा कि अवनी और वैशाली आमने सामने थी। वो तुरंत गया और वैशाली को अपने और कर अपने कैबिन में ले गया। ये देख के अवनी को लगा कि वह वैशाली को उससे बचा रहा है। ये सोचकर अवनी की आंखों से आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ अर्नब वैशाली को कैबिन में लाके गुस्से से कहा, वैशाली तुम उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन क्यों अर्नब जी? वो तो कितनी अच्छी इंसान है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जितना कह रहा हूँ वैशाली उतना करो। तुझे मुझे भाई मानती हो ना, तो अपने भाई की बात मानो। वैशाली चुपचाप अर्नब की बात मान गई। अवनी अपने फ्लैट में आके अपने रूम में चली गई। वो जाके सीधे वॉशरूम में घुस गई। गर्म पानी उसके शरीर को भिगा रही थी और वह बस कहीं खोई और ही गई थी। उसके कपड़े उसके शरीर पर चिपके गए थे पानी की वजह से। अवनी उसे भीगे कपड़ों के साथ वॉशरूम में बाहर आई और मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई। अवनी के आंसू उसके गालों से गिरे जा रहे थे। मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। क्यों ये कह के वो टेबल पे रख फ्लावर वॉश उठा के मिरर पे फेंक दी, जिससे मिरर के कांच हर जगह फैल गए। अवनी उस हालत में वहीं बैठ गई और दोनों पैरों को अपने हाथों से घेर लिया और वह रोने लगी। अवनी ने एक कांच उठाया और अपने चेहरे को कुछ अक्स देखने लगी। वह कांच इतना नुकीला था कि अवनी के हाथों से खून निकलने लगे थे, लेकिन अवनी को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बस कहीं खोई। कुछ देर बाद वो ही बेहोश हो गई। रोहन जब घर आया तो वो अवनी को ढूंढने लगा। वह जब अवनी को कमरे में गया तो उसने देखा कि अवनी बेहोश नीचे पड़ी थी और हर जगह कांच के टुकड़े गिरे थे। वो संभल कर अवनी को उठाकर बाहर लाया और उसके हाथों को बैंडेज किया। उसके बाद उसने डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने अवनी को चेक किया और उसे कुछ मेडिसिन खिलाया और कहा रात तक इन्हें होश आ जाएगा। ओके डॉक्टर। रोहन ने बाहर तक छोड़ फिर वो बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। रात को अवनी को होश आया तो उसने देखा कि वो बेड पर थी और उसका सर काफ़ी भारी हो रखा था। आगे के एपिसोड में जानिएगा कि क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।